इस क्लास में आया है? बड़ी क्लासेस। अच्छा। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सबसे पहले तो हीटिंग इफेक्ट जो चल रहा था उसको पूरा करते हैं। हीटिंग इफेक्ट में लास्ट टाइम अपन ने ना अमोनियम सॉल्ट्स का हीटिंग इफेक्ट देख लिया था, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट्स का हीटिंग इफेक्ट अपन ने देख लिया है। अब उसके बाद अगला क्या है? हाँ, नाइट्रेट्स का हीटिंग इफेक्ट। नाइट्रेट, किसी मेटल नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो किसी मेटल नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो वो डिपेंड करता है कि मेटल नाइट्रेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर मेटल नाइट्रेट में मेटल अगर +1 वाला है तो +1 वाले मेटल नाइट्रेट टूट के देते हैं मेटल नाइट्राइट प्लस O2। और अगर मेटल नाइट्रेट में मेटल अगर +2 वाला है तो +2 वाले मेटल नाइट्रेट गर्म करने पे देते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो मेटल नाइट्रेट में मेटल अगर +1 वाला होगा तो क्या बनेगा? मेटल नाइट्राइट प्लस O2। और मेटल अगर +2 वाला है तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ओके, ठीक है। जैसे KNO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? KNO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे गर्म करने में क्या बनेगा? तो आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कि यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ठीक है। तो ये तो +1 वाला मेटल है, तो +1 वाले मेटल गर्म करने में क्या देते हैं? मेटल नाइट्राइट प्लस O2, तो KNO2 प्लस O2, ठीक है। अब जैसे NaNO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो NaNO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो मेटल नाइट्रेट को गर्म करने में क्या बनेगा? तो आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +1। तो +1 वाले मेटल नाइट्रेट क्या देंगे? मेटल नाइट्राइट प्लस O2। ओके, जैसे आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट को अपन गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम नाइट्रेट में मैग्नीशियम +2 वाला, तो मेटल +2 का है, तो +2 वाले मेटल नाइट्रेट गर्म करने में क्या देते हैं? मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। समझे? ठीक है। जैसे आपके पास लेड नाइट्रेट है, तो लेड नाइट्रेट को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट गर्म करने में क्या बनेगा? तो किसी मेटल नाइट्रेट को गर्म करने में क्या बनता है? तो आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। तो यहाँ पे मेटल है +2 वाला, तो +2 वाला मेटल नाइट्रेट गर्म करने में क्या देंगे? मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। आया समझ? यस, ठीक है। तो मेटल नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई मेटल नाइट्रेट गर्म करने में क्या देगा, वो डिपेंड करता है मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था पे। अगर मेटल +1 वाला हुआ तो मेटल नाइट्राइट प्लस O2, मेटल अगर +2 वाला हुआ तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ओके, ये बात तो समझ में आती होगी। अब एक बात सुनो, लिथियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो लिथियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो देखो। तो यहाँ पे लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। तो लिथियम तो एक एल्कली मेटल है, और एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। तो ये तो +1 वाला है, तो +1 वाले नाइट्रेट गर्म करने पे क्या देंगे? मेटल नाइट्राइट प्लस O2, ये देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम नाइट्रेट प्लस O2 बनना चाहिए, लेकिन लिथियम नाइट्रेट जो होता है ना वो +1 जैसे नहीं टूटता है। लिथियम नाइट्रेट जो होता है वो +1 जैसे नहीं टूटता है, ये +2 जैसे टूटता है। कि जब इसको गर्म करा जाता है ना तो ये गर्म करने पे क्या देता है? लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब कि लिथियम नाइट्रेट में लिथियम किसमें? +1 में। तो ये तो +1 का नाइट्रेट है, तो +1 के नाइट्रेट गर्म करने में क्या देंगे? मेटल नाइट्रेट प्लस O2। तो ये मेटल नाइट्रेट प्लस O2 देना चाहिए, लेकिन ये मेटल नाइट्रेट प्लस O2 नहीं देता। ये +1 जैसे नहीं टूटता, ये +2 जैसे टूटता है, और ये गर्म करने में देता है मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ओके, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन NCERT ने दिया है कि लिथियम की क्या होती है कि मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होती है। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में क्या है? डायगोनल संबंध है। पता है आपको डायगोनल संबंध? कभी सुना होगा डायगोनल संबंध कि पीरियोडिक टेबल में लिथियम से अगर एक डायगोनल खींचा जाए, एक विकर्ण खींचा जाए, तो वो विकर्ण किससे मिलता है? मैग्नीशियम से मिलता है।
ठीक है। और इसमें देखा गया है कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल बनता है, और इस डायगोनल बनने के कारण, इस विकर्ण बनने के कारण इनकी कुछ हरकतें सेम होती है। ठीक है, कि लिथियम की और मैग्नीशियम की कुछ प्रॉपर्टीज आपस में सेम है। तो जिस तरीके से मैग्नीशियम का नाइट्रेट गर्म करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देता है ना, उसी तरीके से लिथियम का नाइट्रेट भी गर्म करने पे क्या देता है, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ओके, तो आपको टूटना तो +1 जैसे, लेकिन ये टूटता +1 जैसे नहीं है, +2 जैसे टूटता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीशियम के साथ क्या है, डायगोनल संबंध है। तो डायगोनल संबंध होने के कारण इसकी जो हरकतें हैं वो किसकी जैसी है, मैग्नीशियम की जैसी है। तो ये मैग्नीशियम जैसे टूटता है, इसलिए यहाँ पे बनेगा ऑक्साइड NO2 प्लस O2। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के हिसाब से आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा है कि लिथियम नाइट्रेट जो होता है वो गर्म करने पे देता है ऑक्साइड NO2 और O2। तो ये देखते क्लिक होना चाहिए, क्या बनेगा, ऑक्साइड NO2 प्लस O2। देख लो। डायगोनल रिलेशनशिप और किसमें होती है, तो डायगोनल रिलेशनशिप होती है लिथियम की मैग्नीशियम के साथ होती है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ होती है, दोनों ही होती है। ठीक है। और एक और होती है, वो बहुत कम है, बोरोन की सिलिकॉन के साथ। इन 3 एलिमेंट में डायगोनल संबंध होता है, लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ और बोरोन की सिलिकॉन के साथ। किस में आया था क्वेश्चन? मेंस में। अच्छा, मेंस में, लास्ट ईयर। हां, लास्ट ईयर। ओके, लिख लो। कॉपी लेके आए थे? हाँ, एक और भी है, वो भी बताता हूँ, पहले ये लिखो।
एक और भी यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास मरकरी नाइट्रेट है, मरकरी के नाइट्रेट को हम गर्म करें तो क्या बनेगा? तो मरकरी के नाइट्रेट में मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो +2 का मेटल नाइट्रेट है तो गर्म करने में क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये बनेगा, ये चीज बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मरकरी का ऑक्साइड बन रहा है और मरकरी के ऑक्साइड क्या होते हैं? अनस्टेबल, तो आप गर्म तो करेंगे, तो ये आगे और टूट जाएगा किसमें? Hd प्लस O2। तो फाइनली यहाँ पे क्या बनता है? Hd O2 और NO2। आया समझ में? तो मरकरी के नाइट्रेट को गर्म करेंगे ना तो फाइनली हमें क्या बनेगा? Hd O2 और NO2। और फिर एक और आपको ध्यान रखना है, इसको तो आपको रखना ही पड़ेगा, AgNO3। AgNO3 को जब हम गर्म करते हैं ना तो AgNO3 गर्म करने में पूरा टूट जाता है, Ag प्लस NO2 प्लस O2। ओके, जैसे मरकरी का नाइट्रेट कैसे टूट रहा है वैसे ये भी पूरा टूट जाता है कि मरकरी का नाइट्रेट पूरा फाइनली टूट के दे देता है Hg O2 और NO2, तो ये भी पूरा टूट जाता है Ag NO2 और O2। ओके, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल खूब बनते हैं, एक लिथियम नाइट्रेट और एक ये AgNO3। ठीक है, लिख लो। ओके, डन। तो ये हो गया मेटल नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट, अब हीटिंग इफेक्ट किसका आता है? हमने कार्बोनेट का देख लिया, बाइकार्बोनेट का देख लिया, ऑक्सी हैलाइड्स का देख लिया, अमोनियम सॉल्ट्स का देख लिया और ये मेटल नाइट्रेट का हो गया। अब नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट आता है हाइड्रेटेड हैलाइड सॉल्ट। हाइड्रेटेड हैलाइड सॉल्ट, हाइड्रेटेड हैलाइड सॉल्ट का, हाइड्रेटेड हैलाइड सॉल्ट मतलब समझे कि कोई हैलाइड का लवण है वो हाइड्रेटेड है। ठीक है, कि जैसे MgCl2.6H2O, MgCl2.6H2O को अगर अपन गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? MgCl2.6H2 गर्म करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? पानी निकल जाएगा कि यहां से गर्म करने पे हाइड्रेटेड है तो पानी निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? MgCl2 बन जाएगा, सूखा लवण बन जाएगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अक्सर क्या होता है कि अक्सर जो है ना हाइड्रेटेड जो लवण होते हैं ना, हाइड्रेटेड जो सॉल्ट होते हैं उनको गर्म करने पे क्या होता है? उसमें से पानी निकल जाता है। लेकिन अगर ना हाइड्रेटेड जो लवण है वो हैलाइड का लवण है, अगर आपके पास जो हाइड्रेटेड सॉल्ट दे रखा है वो हैलाइड का है तो फिर उसमें कहानी कुछ अलग ही होती है। वहां पे फिर गर्म करने पे फाइनली सूखा सॉल्ट नहीं बनता, वहां पे फाइनली गर्म करने पे मेटल ऑक्साइड बन जाता है। अगर आप इसको गर्म करोगे ना तो गर्म करने पे यहाँ पे MgCl2 नहीं बनता, यहाँ पे MgO बन जाता है, MgO बन जाता है। ठीक है, कि अगर हाइड्रेटेड हैलाइड सॉल्ट है, हैलाइड का अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना तो गर्म करने पे वहां पे सूखा सॉल्ट नहीं बनता, वहां पे क्या बन जाता है? मेटल ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे MgCl2.6H2 को गर्म करेंगे ना तो MgCl2 नहीं बनेगा, MgO बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर जल योजित लवण गर्म करने पर
लेकिन जब परंतु जलयुजित हैलाइड लवण गर्म करने पर कुछ अलग ही व्यवहार करते हैं। वे गर्म करने पर अलग ही व्यवहार करते हैं। इनको गर्म करने पर अंतिम में धात्विक ऑक्साइड इनको गर्म करने पर अंतिम में ये धात्विक ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अक्सर क्या होते हैं जो जलयुजित लवण होते हैं वो गर्म करने पे क्या होते हैं, पानी छोड़ देते हैं। ठीक है, और सूखा लवण बनाते हैं। लेकिन जो हाइड्रेटेड हैलाइड जो लवण होते हैं वो गर्म करने में कुछ अलग ही व्यवहार करते हैं। वो गर्म करने पर अंतिम में धात्विक ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। सुनना कि जब इनको गर्म करा जाता है ना, तो गर्म करने पे क्या हो जाते हैं, ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, इनका जल अपघटन हो जाता है। ठीक है, और एक और बात सुनो कि जब है ना हाइड्रेटेड हैलाइड सॉल्ट को जब गर्म करा जाता है ना, तो फाइनली गर्म करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और यहाँ पे रास्ते में बनता है बेसिक मेटल हैलाइड। यहाँ पे रास्ते में बनता है बेसिक मेटल हैलाइड। ठीक है, अब ये बेसिक मेटल हैलाइड क्या है, तो सुनना इसको बेसिक मेटल हैलाइड को पहले देखते हैं, फिर बाद में यहाँ पे वापस आते हैं। कि जैसे अगर आपको ना मैग्नीशियम क्लोराइड कहा जाए, अगर आपको केवल मैग्नीशियम क्लोराइड कहा जाए तो उसका फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, MgCl2। लेकिन अगर आपको कहा जाए बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, MgCl2 MgOH होल ट्वाइस। अगर आपको किसी ने मैग्नीशियम क्लोराइड का है तो उसका सूत्र है MgCl2। लेकिन अगर आपको किसी ने कहा बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड तो उसका सूत्र है MgCl2 MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, अगर किसी लवण के आगे बेसिक लिखोगे ना, तो उसका मतलब होता है कि वो लवण तो है, साथ में उसका हाइड्रोक्साइड भी है। जैसे आपको किसी ने कहा कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, तो अगर आपको किसी ने कॉपर कार्बोनेट कहा है तो उसका सूत्र क्या होगा, CuCl3। लेकिन अगर आपको किसी ने कहा है कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तो उसका सूत्र क्या होगा कि यहाँ पे कॉपर का कार्बोनेट तो है, साथ में यहाँ कॉपर का हाइड्रोक्साइड भी है। ओके, तो बेसिक का मतलब क्या होता है कि मतलब कि वो सॉल्ट तो है, साथ में उसका हाइड्रोक्साइड भी है। जैसे आपको किसी ने कहा लेड एसिटेट, तो लेड एसिटेट अगर किसी ने लिखा है तो इसका मतलब कि ओनली लेड एसिटेट की बात चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने लिखा है बेसिक लेड एसिटेट, तो इसका मतलब कि वहां पे लेड एसिटेट तो है, वहां पे साथ में लेड का हाइड्रोक्साइड। ओके, तो अगर आपने लेड एसिटेट लिखा है तो ओनली लेड एसिटेट की बात चल रही है। लेकिन बेसिक लेड एसिटेट लिखा है तो मतलब कि लेड का एसिटेट तो है, लेड का हाइड्रोक्साइड हो जाए। ओके, तो ऐसे ही यहां पे होता है कि जब आप किसी हाइड्रेटेड हैलाइड सॉल्ट को जब आप गर्म करते हो ना, तो ये गर्म करने पे फाइनली क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड देते हैं।
लेकिन यहाँ पे रास्ते में क्या बनता है? बेसिक मेटल हैलाइड बनता है। जैसे अगर आपने MgCl2.6H2O को अगर आपने गर्म कराया ना, तो फाइनली यहाँ पे गर्म करने पे तो क्या बनेगा? तो फाइनली यहाँ पे गर्म करने पे बनता है MgO, मेटल ऑक्साइड बनता है। लेकिन रास्ते में यहाँ पे क्या बनेगा? बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, MgCl2.MgOH होल्ड डिवाइस। ठीक है। जैसे अगर आपके पास BCl2.6H2 है, अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखते क्लिक होना चाहिए कि भाई ये तो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये हैलाइड हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अगर किसी दूसरे का अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है तो वहाँ पे गर्म करने पे पानी निकल जाता है, वो पानी लॉस कर देते हैं। लेकिन अगर हैलाइड का अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट है ना, तो फाइनली यहाँ पे गर्म करने पे क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड। और रास्ते में क्या बनेगा? बेसिक बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है। तो हैलाइड का हाइड्रेटेड सॉल्ट गर्म करने पे क्या देते हैं? फाइनली मेटल ऑक्साइड देते हैं। और रास्ते में क्या बनता है? बेसिक बेरिलियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे रास्ते में बनेगा बेसिक मेटल हैलाइड, कि फाइनली गर्म करने पे बनेगा मेटल ऑक्साइड, और रास्ते में बनेगा बेसिक मेटल हैलाइड, कि रास्ते में BCl2 तो होगा, साथ में BOH होल्ड डिवाइस भी होगा। जैसे किसने कहा कि AlCl3.6H2O को गर्म करा, तो बताओ फाइनली क्या बनेगा? तो फाइनली यहाँ पे गर्म करने पे क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा, Al2O3 बनेगा। लेकिन रास्ते में क्या बनेगा? बेसिक एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। और बेसिक एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? AlCl3 तो है, साथ में एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ओके। ये गेट बंद कर दो।
ओके डन। अब ना एक ये के पास देख लो कि यहाँ पे ऐसा होता क्यों है। यहाँ पे ऐसा होता है कि बाकी सब में हाइड्रेटेड सॉल्ट में तो क्या होता है कि गर्म करने पे पानी निकल जाता है और सूखा सॉल्ट बन जाता है, लेकिन यहाँ पे सूखा सॉल्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। ऐसा क्यों? एक्चुअल में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाता है कि जब आप यहाँ पे गर्म करते हो ना तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है कि यहाँ पे जो जल है ना, जो पानी जो जुड़ा हुआ है वो क्या कर लेता है, इनके साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, जैसे अपन ऑर्गेनिक में हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं ना कि जैसे आप एल्कलाइड के अंदर पानी मिलाते हो तो पानी मिलाने से इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और यहाँ पे अल्कोहल बन जाता है, पढ़ते हो ऑर्गेनिक में। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होता है कि जब आप MgCl2.6H2O को जब आप गर्म करोगे ना तो गर्म करने में क्या होता है, यहाँ पे गर्म करने में क्या होता है, ये जो पानी होता है ना, ये पानी ये क्या कर लेता है, इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, इस समय Mg पे अटैक कर देता है कि जैसे एल्कलाइड में पानी मिलाते हैं तो पानी इस पे अटैक करके Cl को भगा देता है और उससे अल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे ही आप गर्म करते हो तो गर्म करने पे क्या होता है कि पानी इस पे अटैक कर देता है और Cl को भगा देता है और उससे क्या बन जाता है, MgOH वोल्टवाइज बन जाता है, यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब यहाँ पे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन चुका है और मेटल हाइड्रोक्साइड को जब अपन गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पे बनता है मेटल ऑक्साइड। तो इसलिए फाइनली यहाँ पे क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। आया समझ में? तो हाइड्रेटेड जो हैलाइड के जो लवण होते हैं कि वहां पे गर्म करने पे सूखा सॉल्ट नहीं बन रहा है, वहां पे मेटल ऑक्साइड बन रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जल अपघटन हो जाता है। समझे? डन। तो ये हीटिंग इफेक्ट हो गया हाइड्रेटेड हैलाइड सॉल्ट का। ठीक है, ये बात देखने के लिए होनी चाहिए एग्जाम में कि हैलाइड का हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो गर्म करने में क्या होगा, पानी निकल जाएगा और फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, कि मतलब कि हैलाइड का हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो फाइनली गर्म करने में यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बन जाता है और रास्ते में बनता है बेसिक मेटल हैलाइड। नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट है सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट। सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट कि सल्फेट को अगर अपन गर्म करें तो क्या बनता है, तो सल्फेट के हीटिंग इफेक्ट में एक ही सल्फेट काम है, एक ही सल्फेट हमारे काम का है FeSO4। पूरी केमिस्ट्री में मेटल सल्फेट के हीटिंग इफेक्ट में एक ही सल्फेट काम का है FeSO4। FeSO4 को जब हम गर्म करते हैं ना तो ये गर्म करने पे देता है एक Fe2O3 और एक देता है SO2 और एक देता है SO3। दुनिया में एकमात्र एक ही सल्फेट है FeSO4 जो गर्म करने पे सल्फर के 2 ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दुनिया में एक ही सल्फेट है FeSO4 जो गर्म करने पे क्या देता है, सल्फर के 2 ऑक्साइड देता है, एक SO2 और एक SO3। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि ऐसा कौन सा सल्फेट है जो गर्म करने पे सल्फर के 2 ऑक्साइड देता है, तो वो है FeSO4। ठीक है, बाकी सल्फेट की अगर अपन बात करें ना, बाकी सल्फेट की बात की जाए तो बाकी सल्फेट गर्म करने पे क्या देते हैं, तो बाकी सल्फेट गर्म करने पे देते हैं ऑक्साइड प्लस SO3।
ठीक है, ऑक्साइड प्लस SO3। लेकिन FeSO4 एक ऐसा सल्फेट है जो गर्म करने पे SO2 और SO3 दोनों गैसेस देता है। सल्फर का डाइऑक्साइड भी देता है और सल्फर का ट्राइऑक्साइड भी देता है। ओके, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए कहां पे दे रखी है? ये 10th की एनसीईआरटी में देखिए पहले चैप्टर में थर्मल डिकम्पोजिशन में कि FeSO4 को गर्म करते हैं ना तो क्या बनता है Fe2O3 SO2 and SO3। ओके, ये 11th की एनसीईआरटी में नहीं है, 12th की एनसीईआरटी में नहीं है, ये 10th की एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में। ठीक है, और ये रिएक्शन आईआईटी में 10 बार आ चुकी है, 10 बार आ चुकी है कि FeSO4 को गर्म करते हैं तो गर्म करने में क्या बनता है Fe2O3 SO2 and SO3। ठीक है, तो देखते कि नहीं होना चाहिए क्या कि FeSO4 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा Fe2O3 SO2 और SO3। और FeSO4 जो होता है ना वो ग्रीन होता है। FeSO4 के जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। जैसे इसको गर्म करते हैं ना तो गर्म करने पे क्या होता है ब्राउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाता है Fe2O3 बन जाता है और Fe2O3 कैसा होता है ब्राउन होता है। ठीक है, और साथ में SO2 और SO3 गैसेस उत्सर्जित होती है। ओके, Yes, sir. लिख लो। समझ गए? ठीक है, तो ये अपना हीटिंग इफेक्ट हो गया पूरा कंप्लीट। हीटिंग इफेक्ट पूरा कर लिया अपन ने। ठीक है, और ये हमारे एनसीईआरटी में सॉल्व सब जगह मिल रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने पूरा एक साथ समेट लिया। अब हीटिंग इफेक्ट में कोई भी सवाल आएगा देख लेना इसमें से आएगा। ठीक है, तो आप इसको ढंग से पढ़ लो, ढंग से रट लेना और सवाल देखते क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे तो ये होगा। ठीक है, इनरबिक में ये खेल है कि मतलब कि सवाल देखते क्लिक होना चाहिए। क्लिक हो गया, याद आ गया, ठीक है। सोचने का वहां पे कोई सोचने का तो कोई वहां पे है ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है सोचने का कि बच्चा सोचेगा कि मैं सोच लूंगा, नहीं, सोचने का तो कुछ है ही नहीं। ओके, चलिए, हीटिंग इफेक्ट इज कंप्लीट। अब क्या करें डिस्कस? शीट किसकी? हीटिंग इफेक्ट की कर लिया आपने, हीटिंग इफेक्ट की शीट। सल्फेट देते हैं। चलो अभी करो, ट्राई करो, अभी का भी करो। आज कौन आया है ऑनलाइन में? गुंजन, पूजा, सारिका। किसमें AgNO3? AgNO3 देखते क्लिक होना चाहिए। वो किसमें होता है? Ag plus NO2 plus O2। अधिक गलनांक मतलब बहुत ज्यादा गर्म करती है। Ag plus NO2 plus O2 अभी बताया ना AgNO3 का हीटिंग इफेक्ट। इसमें क्या दे रखा है? नहीं, अच्छा इन्होंने ये दे रखा C, नहीं गलत है। AgNO3 को गर्म करते हैं तो Ag plus NO2 plus O2 बनता है, A होगा। क्या आंसर है थर्ड का? C गलत है।
शीट नहीं मिली, क्या बात कर रहे हो? सर इसमें देखो ना, कमरे कितना फुर्सत से समझते हो। ऑनलाइन में शीट नहीं मिली, मिली कब की मिली? हीटिंग इफेक्ट की। मिली होगी शीट। दूसरों को पहला Pwede mo ko, bato na ba yan? important di outside dato outside itu pak kita itu ada di body दूसरों तो बात कर रहे हैं लोग ये हो रही हो तीसरी बार हो गया तीसरा वो गलत है सरकार तीसरा अंदर दिया तो लोग भाई बन जाए जाने वाले केस ए इनटू ए ऑप्शन प्लस क्या बात है या सी ये आज मैं बोल रहा था कौन सा? पांचवा, कमरे के ताप पर सबसे कम अस्थायी ऑक्साइड कौन सा होगा? Ag2 ऑक्साइड्स
ऑक्साइड्स आर स्टेबल, दुनिया में जितने भी ऑक्साइड हैं सबके सब स्टेबल है। सिल्वर का ऑक्साइड, मरकरी का ऑक्साइड और लेड का हाइड्रोक्साइड गर्म करने में टूट जाते हैं। कौन सा? एक काम करो, पहले सारे कर लो आप लोग, ठीक है? कर लिए सारे? ओके, एक बार बाकी सब कर लें, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। वेबसाइट में सारी वीडियो नहीं चल रही। वेबसाइट सारी वीडियो नहीं चल रही। वेबसाइट में सारे वीडियो नहीं चल रहे, मुझे नहीं चल रही पुरानी वीडियो। वेबसाइट में थोड़ी वापस से मार तो 2 दिन चली वापस से थोड़ी। वो एक बार आप ना कंसल्ट कर लेना ऑफिस में पूछ लेना। सर एक महीने से हो रहा है, बस 2 दिन की छोड़ वापस से मालूम है। BSU3 बेरियम कार्बोनेट सर ऑक्साइड प्लस ल्यूमिनेट बेरियम कार्बोनेट टूटता है, बेरियम कार्बोनेट टूट के देगा ऑक्साइड और CO2।
देखो नोट्स देखो, कल ही सिखाया है, हाँ कल ही बताया है। आज ना ये नाइट्रेट का अमोनियम नाइट्रेट। Done? Yes, sir. Okay. हाँ 1 to 5 कोई डाउट? 1 to 5 तीसरा एजेंट को गणना करने में क्या बनेगा? Ag plus NO2 plus O2, Ag plus NO2 plus O2 अभी लिखा है आपने? Yes, sir. ठीक है, Ag plus NO2 plus O2। सेकंड में डाउट आया है, आज सेकंड भी तो वही है, सिल्वर नाइट्रेट गणना करने का क्या बनेगा? Ag plus NO2 plus O2। तो सेकंड में क्या आंसर दिया? बी तो लिखा है। थर्ड में गलत दिया, नहीं आंसर यही होगा, ये होगा। 10 से पहले कोई डाउट? कौन सा? पांचवा कमरे के ताप पर सबसे कम स्थायी ऑक्साइड कौन सा है? जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, Sp2O3, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड, दुनिया में सारे ऑक्साइड स्टेबल हैं। सिल्वर ऑक्साइड, मरकरी का ऑक्साइड और लेड के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, गर्म करने पे टूट जाते हैं। आठवां निम्न में से कौन गर्म सांद्र NaOH विलयन में विलय है? अब वैसे ये हीटिंग इफेक्ट का तो सवाल नहीं है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सवाल, ये क्या टाइप्स ऑफ ऑक्साइड का सवाल है। ये टाइप्स ऑफ ऑक्साइड का सवाल है कि कौन NaOH में घुलेगा। तो भाई एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक जो मेटल्स होते हैं, विराटी प्रभु का संसारिक जंजाल वाले जो एलिमेंट होते हैं वो NaOH में क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। वो एसिड में तो घुलेंगे, NaOH में भी घुल जाएंगे। तो देखो Fe जो है वो एम्फोटेरिक नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये NaOH में नहीं घुलेगा। लेकिन जिंक एम्फोटेरिक है तो ये NaOH में घुल जाएगा। कॉपर नहीं घुलेगा, Ag नहीं घुलेगा, आंसर बी बॉम्बे। एम्फोटेरिक जो भी एम्फोटेरिक होते हैं ना वो NaOH में घुल जाएंगे। एम्फोटेरिक एसिड और बेस दोनों में घुल जाते हैं। 10वां अगर आपने जिंक के अंदर अगर डाइल्यूट HNO3 लाया है तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सवाल है कि डाइल्यूट HNO3 क्या करता है? जिंक को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, और खुद रिड्यूस होकर क्या देता है? NO। याद करो मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन, लिथियम से लेकर टिन तक NH4NO3, और टिन लेड और लेड के बाद में आने वालों के साथ NO बनेगी। मन मांगे हाइड्रोजन, लिथियम से लेकर टिन NH4NO3 और लेड या लेड के बाद में आने वाले NO। इसमें आंसर क्या होगा? सी से नहीं। इसका अच्छा सॉरी, अच्छा मैंने गलत बोल दिया ना। अच्छा जिंक तो लिथियम से लेकर टिन तक के बीच में आएगा, तो उसमें तो NH4NO3 बनेगा, और NH4NO3 आगे टूट जाता है किसमें? N2O plus 2H2 में। आंसर ए हो जाएगा, ए। नहीं ए होगा, NH4NO3 जो बनता है ना वो आगे टूट जाता है N2O plus 2H2 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 में डाउट है। अरे प्रश्न नंबर 13 तो वो है अन्ना फजान रूल, थर्मल स्टेबिलिटी। Yes, sir. फजान रूल याद करो कि अगर मोनोएटॉमिक अगर एनायन होता है तो कैटायन की अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे मोनोएटॉमिक एनायन है H-, तो कैटायन की अगर ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी तो उस यौगिक की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। Yes, तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी हुई? Li की। तो सबसे ज्यादा Li की पोलराइजिंग पावर होगी तो Li सबसे स्टेबल होगा, फिर NaH, फिर KH, फिर RBH, फिर CH। फजान रूल थर्मल स्टेबिलिटी 15 से पहले सबसे कम तापीय स्थायित्व कौन है? तो सबसे कम तापीय स्थायित्व, अच्छा यहाँ पे स्थायित्व की तुलना करनी है, तो तुलना करनी है, फजान रूल लगा दो।
फजान रूल कि भाई देखो पॉलीएटॉमिक एनायन है, तो पॉलीएटॉमिक एनायन में क्या होता है, उल्टा होता है, ध्रुवण क्षमता अगर बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, ठीक है, घटेगी। ओके, अब देखो पहले ऑप्शन में पोटेशियम है, पोटेशियम +1 होता है, दूसरे में सोडियम है, सोडियम +1 होता है, तीसरे में कौन है, बेरियम है, बेरियम +2 होता है। तो बेरियम पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो ध्रुवण क्षमता बढ़ जाएगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब पॉलीएटॉमिक एनायन है तो पॉलीएटॉमिक एनायन में क्या चलता है, उल्टा चलता है, अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो फिर बेरियम कार्बोनेट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये होगा ना, हाँ इसमें डी दे दी। नहीं आंसर सी होगा। सिर्फ ये क्या होगा, डी में लिथियम +1 है भाई, देखो +1 में तो +1 में, यहाँ पे सी में बेरियम +2 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, 16। कौन सा क्षारीय धातु कार्बोनेट विघटित होकर CO2 गैस मुक्त करता है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, नहीं CO2 गैस कौन देता है, तो ये तो सभी हो जाएंगे ना, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, आंसर क्या दिया है, नहीं सभी हो जाएगा। CO2 गैस कौन मुक्त करेगा, कार्बोनेट गर्म करने में क्या देते हैं, ऑक्साइड + CO2, तो लिथियम जो पहला ऑप्शन है वो लिथियम कार्बोनेट है, वो टूट जाएगा लिथियम ऑक्साइड और CO2 में, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, और लास्ट वाला एल्यूमिनियम कार्बोनेट है वो टूट जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और CO2। ये एनाइल कार्बोनेट टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट नहीं टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट नहीं टूटेगा। इन्होंने आंसर क्या दिया, ए ऑप्शन नहीं आंसर ए भी होगा, बी भी होगा और डी भी होगा। अच्छा ये फोन नहीं करेगा वो, नहीं लिख के सी कर देंगे, ठीक है, ओके। 14 में डाउट है कि निम्न में से कौन गर्म करने पर CO2 नहीं देगा, तो आंसर बी बॉम्बे। याद करो कल ही बताया था कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के कार्बोनेट जो होते हैं वो गर्म करने पे नहीं टूटते, बाकी सब कार्बोनेट टूट जाते हैं। 18 निम्न में से किसको गर्म करने पर CO2 सर्वाधिक आसानी से उत्सर्जित होगी, जो अनस्टेबल होगा, तो लगा तो फजान रूल, तो फजान के नियम के अनुसार देखा जाए तो देखो ए और बी तो टूटते ही नहीं है, पोटेशियम और सोडियम में तो टूटते ही नहीं है, तो अपन को सी और डी में से चेक करना है, तो सी और डी में से चेक करो किसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है, जो थर्मली अनस्टेबल होगा वो जल्दी से टूट जाएगा, और पॉलीएटॉमिक एनायन है तो कैटायन की ध्रुवण क्षमता जितनी ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम से छोटा होता है, तो इसका आकार छोटा है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो फिर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। सर्वाधिक कम विघटन ताप होता है, मतलब किसको तोड़ने के लिए सबसे कम तापमान देना पड़ेगा, जो थर्मली अनस्टेबल होगा, जो थर्मली अनस्टेबल होगा वो कम तापमान पे टूट जाएगा। लगाओ पहचान रूल, कौन थर्मली अनस्टेबल है, पॉलीएटॉमिक एनायन है, तो एनायन की ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी तो फिर कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेरिलियम कार्बोनेट। बेरिलियम जो होता है वो सबसे छोटा होता है, देखो जो यहाँ पे 4 कार्बोनेट देखे, चारों पे आवेश तो क्या है, सेम है, +2 तो आप कैसे चेक करें, आकार जितना छोटा तो ध्रुवण क्षमता उतनी ज्यादा, तो ध्रुवण क्षमता ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। आंसर हो जाएगा ए अहमदाबाद। 20 से पहले आउटपुट आउट 21, 22 निम्न में से किसके तापीय विघटन से अम्लीय ऑक्साइड के साथ सारी ऑक्साइड भी प्राप्त होंगे, तो भाई KCl3 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, KCl + O2, तो यहाँ पे तो कोई ऑक्साइड तो नहीं बन रहा है, Na2CO3 गर्म करने में टूटता ही नहीं, NaNO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, NaNO2 + O2, तो यहाँ पे भी कोई ऑक्साइड तो बन नहीं रहा है, CaCO3 को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, हाँ भाई यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है जो बेसिक ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है तो ये बेसिक होगा, और यहाँ पे CO2 बन रही है जो नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक होगी, तो यहाँ पे एसिडिक और बेसिक दोनों साथ में उत्पन्न होगी, डी होगा ना, डी आंसर होगा, डी होगा। 21 में फजान रूल लगाना है, फजान रूल थर्मल स्टेबिलिटी, पॉलीएटॉमिक एनायन है, कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। 25 से पहले
24वां NH4Cl और KNO2। भाई देखो NH4Cl से कौन आएगा NH4 प्लस और KNO2 से कौन आएगा NO2 माइनस। तो वहां पे क्या बन जाएगा NH4NO2 और कल ही बताया था कि NH4NO2 टूट जाता है किसमें N2 + 2H2O में। ओके तो NH4NO2 टूट जाता है N2 + 2H2O में। तो यहाँ पे कौन सी गैस बनती है कि N2 बनेगी। आंसर बी बॉम्बे हो जाएगा। और कौन सा डाउट है 25वां डी हो जाएगा। आसानी वाली गैस किस में उत्पन्न होगी NH4NO3 में कि भाई NH4NO3 को गर्म करते हैं क्या बनती है N2O बनती है और N2O एक आसानी वाली गैस है। 26 निम्न में से कौन सा नाइट्रेट गर्म करने पे अवशिष्ट के रूप में धातु मुक्त करता है। मतलब कि इसमें से कौन सा नाइट्रेट गर्म करने पे धातु उत्पन्न करेगा। तो एजेंट गर्म करते तो क्या बनती है धातु बनती है। धातु बनता है Ag + NO2 + O2। तो यहाँ पे धातु बन रही है। आंसर ये हो जाएगा। लेड नाइट्रेट नहीं, लेड नाइट्रेट में धातु नहीं बनती है, लेड ऑक्साइड बनता है। लेड अकेला नहीं मिलता है, लेड का ऑक्साइड मिलता है। फिर कॉपर नाइट्रेट में कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम नाइट्रेट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ओके वैसे है ना एल्यूमिनियम नाइट्रेट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे तो एल्यूमिनियम तो +3 है। यस सर। ये तो यहाँ पे तो मेटल +3 है और +3 का तो मैंने बताया ही नहीं कि मेटल नाइट्रेट में तो मैंने 2 बताया ना, एक +1 एक +2 वाला। +3 का तो बताया ही नहीं। तो फिर यहाँ पे कैसे सोचे। तो भाई देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम की डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होती है बेरिलियम के साथ होती है। तो ये किस तरीके से टूट जाएगा बेरिलियम की तरह टूट जाएगा। तो जैसे बेरिलियम का नाइट्रेट गर्म करने पे क्या देगा बेरिलियम ऑक्साइड + NO2 + O2। तो ये टूट के दे देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड + NO2 + O2। ओके 27 NaNO2 के साथ कौन है ना गर्म करने पे नाइट्रोजन गैस मुक्त करेगा। आंसर हो जाएगा ए कि भाई NaNO2 के अंदर NH4Cl मिलाओगे तो उससे NH4+ आएगा और NaNO2 से कौन मिलेगा NO2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा NH4NO2 और NH4NO2 गर्म करने पे क्या देता है N2 + 2H2O। 28 डाउट नो सर। केमिकल वॉल्केनो एक्सपेरिमेंट कल तो पढ़ा अपन ने ज्वालामुखी वाला विस्फोट। NH4NO3 गर्म करने पे बनता है N2 + Cr2 N2 गैस निकलती है और Cr2 ग्रीन पाउडर उत्सर्जित होता है। यस सर। ये ऑप्शन दे देगा तो यही करो। किसका अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अमोनियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करने पे जो गैस उत्पन्न होती है ऐसी समान गैस और कहां से मिलती है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट से गैस कौन सी उत्पन्न होती है N2 और N2 और किसमें से उत्पन्न होगी NH4NO2 से। और NH4NO3 से तो क्या बनता है N2O बनता है, ठीक है। और NaNO2 के अंदर अगर H2O2 मिलाएंगे तो क्या बनेगा NaNO2 के अंदर H2O2 मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो सुनना अब यहाँ पे थोड़ा हीटिंग इफेक्ट का नहीं है। थर्ड ऑप्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है कि H2O2 तो एक ऑक्सीकरण है तो वो NO2 माइनस को क्या कर देगा ऑक्सीडाइज कर देगा और NO2 माइनस ऑक्सीडाइज होता है तो वो किस में जाता है NO3 माइनस में। याद आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट याद करो कि H2O2 ऑक्सीकरण है तो वो NO2 माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा उसको भेज देगा NO3 माइनस में और H2O2 खुद अपचयित होकर चला जाएगा H2O में। तो यहाँ पे कोई गैस उत्सर्जित नहीं होगी। सर H2O तो आपको करें क्या वो ऑक्सीडाइज हो सकता है ऑक्साइड में। H2O2 के पास दोनों गुण होते हैं, ऑक्सीकरण भी होता है अपचायक भी होता है, लेकिन अच्छा गुण कौन सा है ऑक्सीकरण। यहाँ पे कौन सा काम करेगा ऑक्सीकरण। और अपचायक का कैसे पता चलेगा कोई हिंट होगा उसका कोई हिंट होगा बिल्कुल। ज्यादातर केसेस में H2O2 को अपन कैसा लेना है ऑक्सीकरण की बात बोली होगी ना कि H2O2 ऑक्सीकरण भी होता है अपचायक भी होता है। ऑक्सीकरण अच्छा होता है और NO2 माइनस में भी दोनों है लेकिन H2O2 जो होगा ना उससे अच्छा ऑक्सीकरण होगा। H2O2 जो होगा वो NO2 माइनस से अच्छा ऑक्सीकरण होगा। 29 हाँ भाई अच्छा अजाइड्स की अपन ने बात नहीं करी। हाँ 29 के बी की बात करते हैं। अजाइड्स जो होते हैं ना वो गर्म करने पे टूट जाते हैं। अजाइड्स N3- को अपन क्या कहते हैं अजाइड्स कहते हैं। अजाइड जो होते हैं ना वो क्या होते हैं बहुत ज्यादा शॉक सेंसिटिव होते हैं। शॉक सेंसिटिव होते हैं मतलब कि शॉक मतलब जैसे कोई झटका लगेगा ना टूट जाएंगे, ठीक है।
कोई झटका लगता है ना, झटका गर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, झटका ही लगेगा ना तो ही टूट जाएंगे, ठीक है। और गर्म करोगे तो टूटेगी, ठीक है। झटके लगने में टूट जाते हैं तो गर्म करने पे तो टूटेगी। तो जब हम अजाइड को गर्म करते हैं ना तो क्या बनती है, N2 बनती है, ठीक है। सारे अजाइड गर्म करने पे क्या देते हैं, N2 देते हैं। जैसे सोडियम अजाइड, इसको अगर अपन गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसको गर्म करने में बनता है सोडियम प्लस N2, ठीक है। बेरियम अजाइड, बेरियम अजाइड को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो गर्म करने पे यहाँ पे बनता है बेरियम प्लस N2। अजाइड गर्म करने पे क्या देते हैं, N2 देते हैं, ओके। दुनिया में जितने भी अजाइड है वो सबके सब गर्म करने पे देते हैं N2। और अजाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अजाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने गाड़ियों में जो एयर बैग होते हैं ना, ठीक है, कारों के अंदर जो एयर बैग लगे हुए होते हैं ना, तो एयर बैग के अंदर अजाइड भरा हुआ होता है, ठीक है। और जैसे गाड़ी जाके किसी से टकराती है तो एकदम से एयर बैग फूल जाते हैं, फूल जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही गाड़ी किसी से जाके टकराती है ना तो झटका लगता है, तो जैसे ही झटका लगेगा ना तो उसके एयर बैग के अंदर जो सोडियम अजाइड भरा है, उन एयर बैग के अंदर अजाइड होते हैं, तो वहां पे अजाइड भरे हुए हैं, तो जैसे ही गाड़ी जाके किसी से भिड़ेगी, जैसे ही झटका लगेगा ना तो वो अजाइड तुरंत टूट जाएगा और टूट के क्या दे देगा, N2। तो वहां पे N2 गैस बन जाएगी, और जैसे ही N2 गैस बनेगी तो वो एयर बैग क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आप जाके उस एयर बैग से टकराओगे, ठीक है, आप जाके एयर बैग से भिड़ोगे, तो जिससे आपकी जान बच जाएगी, ठीक है। एयर बैग क्यों लगाए जाते हैं गाड़ी में, सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं, सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर गाड़ी में एयर बैग ना हो और आपकी गाड़ी जाके किसी से भिड़े तो न्यूटन के नियम के अनुसार आप क्या होगे, आप आगे जाके उछलोगे, ठीक है। आप जाके स्टीयरिंग से टकराओगे, आप जाके ना कार से भिड़ोगे, और मान लो कभी कभी तो खतरनाक अगर भिड़ंत हो जाएगी तो आप कार से उछल के बाहर गिर जाओगे, जान चली जाती है लोगों की, ठीक है। तो इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, एयर बैग लगाती हैं। और आजकल तो कंपलसरी हो गया हर गाड़ी में, कोई आप नॉर्मल गाड़ी भी खरीदोगे ना तो उसमें भी एयर बैग होगा, ठीक है। आजकल तो एयर बैग तो है ही है, ठीक है। ऐसा क्यों, सुरक्षा के लिए। जैसी गाड़ी जाके किसी से भिड़ती है ना तो झटका लगता है, और एयर बैग के अंदर अजाइड्स भरे हुए होते हैं, तो वो अजाइड्स तुरंत टूट जाते हैं, ठीक है। और टूट के क्या देते हैं, खूब ढेर सारी N2। तो N2 बन रही है, गैस बन रही है, तो जैसे गैस बनेगी वो एयर बैग क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, गुब्बारे की तरह फूल जाता है। तो आप जाके उस एयर बैग से भिड़ोगे तो आपको इंजरी कम होगी, मतलब की चोट कम लगेगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो ध्यान रखना, अजाइड्स कहाँ पे होते हैं, एयर बैग में। टूट के क्या देते हैं, N2, ठीक है। पहले बचपन में ना हाथा गोली बम आते थे, हाथा गोली बम, ठीक है, सिर्फ दीवार पे मारा, ठीक है। तो दीवार पे मारते ही मतलब कि ना फूट जाते थे, ठीक है। तो उन हाथा गोली बम के अंदर सोडियम अजाइड होता था, उन हाथा गोली बम के अंदर सोडियम अजाइड होता था कि वहां पे तो अपन कोई तीली लगाते ही नहीं थे, बिना तीली लगाए फूट जाते थे, ठीक है। कि दीवार पे मारते ही, जमीन पे मारते ही, किसी की पीठ पे मारते ही फूट जाते थे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके अंदर सोडियम अजाइड होता था। जैसे ही आप कहीं पे मारते थे तो झटका लगता था, झटका जैसे लगेगा ना तो ये सोडियम अजाइड उसके अंदर भरा हुआ होता था, वो टूट जाता था, और टूट के वो क्या करता था, N2 बनाता था। अब N2 तो एक गैस है, तो वो तो पूरा पैक है बम, ठीक है। वो जो हथौड़ी जो बम होते थे वो पूरे पैक होते थे, और कहीं पे गैस बनेगी तो वो क्या होगी, फैलेगी। तो जैसे ही आप ना उस बम को फोड़ते थे, मारते थे कहीं पे, तो जैसे ही झटका लगता था तो उसके अंदर जो सोडियम अजाइड होता था वो टूट जाता था, ठीक है, और टूट के N2 देता था। और गैसों की आदत क्या है, फैलना, तो वो गैस वहां से फैलेगी तो वो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। वो पैकिंग जो हुई भी है वो पूरी क्या हो जाएगी, फट जाएगी, तो उससे आवाज आएगी, ठीक है। और इसके अंदर सोडियम होता है, और सोडियम जो होता है जैसे हवा के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, जलने लग जाता है, ठीक है। तो जैसे आप ना मारोगे दीवार पे, तो जैसे वो ना दीवार पे जैसे पड़ेगा तो उसको झटका लगेगा, जैसे ही झटका लगेगा तो सोडियम अजाइड टूट जाता है, और टूट के देता है सोडियम प्लस N2। अब N2 गैस है तो वो क्या होगी, फैलेगी, तो वो फूट जाएगा। और अंदर सोडियम है तो वो हवा के संपर्क में आ जाएगा, और जैसे ही वो हवा के संपर्क में आएगा तो वहां पे क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो मारने के बाद वहां से धुआं निकलता है, ठीक है, थोड़ी आग लग जाती है उन कागजों के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि अंदर सोडियम है, ठीक है। लेकिन गाड़ियों के अंदर जो एयर बैग होता है ना उसके अंदर सोडियम अजाइड नहीं होता है, वहां पे सोडियम अजाइड नहीं होता है, दूसरे अजाइड होगा, बेरियम अजाइड होगा, कोई दूसरा मेटल अजाइड होगा, सोडियम अजाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर सोडियम अजाइड होगा तो आग लग जाएगी, सोडियम बन जाएगा, तो वो तो सुरक्षा के लिए लगाए गए, मारने के लिए थोड़ी लगाए गए, ठीक है। अगर सोडियम अजाइड लग गया ये तो मारने के लिए हो गया, तो हटाओ इसको, तो फिर एयर बैग को। आया समझ में, ठीक है। तो आप जो हाथा गोली बम यूज करते थे उसके अंदर ये सोडियम अजाइड ही होता था, ठीक है। मैं जब छोटा था, 5वीं 6वीं में था, तो उस समय हाथा गोली बम बहुत ज्यादा चलते थे। आजकल तो काफी बंद हो गए, ठीक है, आजकल तो बैन लग दिया है, सरकार ने बैन लगा दिया। आजकल तो बहुत छोटे पॉप वाले
वो वाले आते थे, इतना मजेदार नहीं है। आता मुल्कों में इतने बड़े-बड़े आते थे, ठीक है। बच्चे क्या करते थे, मतलब कि ना साइकिल पे जा रहे अपने जेब में रखते थे, चलते-चलते कोई गाड़ी वाला होता तो उसके फोड़ देते थे। वो डर जाता था सामने वाला, क्योंकि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाते थे इसके चक्कर में, ठीक है। मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे बदमाश होते थे, कोई जा रहा है, ठीक है, तो उसके चलते-चलते फोड़ देंगे। कहीं छत पे खड़े बच्चे तो जमीन पे फोड़ते रहेंगे, तो वो लोग डर जाते थे, गलियों में से गुजरते नहीं थे लोग, ठीक है। इतना खौफ हो गया था, ठीक है। कुछ बदमाश लोग तो भयंकर होते हैं। और फिर तो सरकार ने बैन लगा दिया इसमें, फिर भी ब्लैक में बिकते थे, फिर भी ब्लैक में बिकते थे। मैंने खरीदे ब्लैक ब्लैक में बिकते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अजाइड्स गर्म करने में क्या देते हैं, लिख लो। तो कल कौन बच्चा आ रहा है? अच्छा अच्छा, आ रहे सभी जने? only last year IIT में बनाई। अच्छा, नेक्स्ट ईयर अगले अभी मेरी 11 सर से बात हुई, तो 11 सर ने कहा कि हिंदी वाले कब आ रहे हैं सर? रोज आ रहे हैं, कल भी बुला रहे हैं। तो फिर सर ने कहा है ना ब्रेक देना चाहिए। तो सर ने कहा कि ना बहुत समय से बच्चों को ब्रेक दिया नहीं है, टारगेट वालों को। तो जैसे टारगेट वालों के, जैसे ये जो टारगेट वाले ना, इनको नाम लेके आज उनकी क्लास नहीं ले रहे हैं, उनको ब्रेक दे रहे हैं, इनकी कल क्लास लगाइए। फ्रेशर वालों की आज लगाइए, उनको कल ब्रेक दे रहे हैं। और इनको फिर ना फिर सैटरडे को इनकी क्लास नहीं लगाएंगे। सैटरडे को मतलब सुबह वाली होगी और दोपहर वाली वो शाम की 6 बजे तक इनकी भी क्लास है। तो इनकी आज 6 बजे तक नहीं, आज केवल फिजिक्स और मैथ्स की क्लास लगा के इनको फ्री कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर कल इनको बुलाएंगे और कल इनकी क्लास है 8 से 6। फिर परसों इनको फिर ना जो फिजिक्स और मैथ्स की क्लास है वही लगाएंगे, फिर 6 बजे तक दूसरी केमिस्ट्री की क्लास नहीं। तो अभी सर से बात हुई, सर ने कहा थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। महसूस हो जाता है सर ब्रेक नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ब्रेक हाँ हमें सर ब्रेक बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें जाना है। अच्छा, आज नहीं पर्वत कह रहा है कि सर आपको ब्रेक मिलना चाहिए। आपको जरूरत नहीं है संडे को ब्रेक कर देना है। संडे को तो सर क्लास लगा रहे हैं। अच्छा, मैथ्स की क्लास संडे को? उसके बाद छुट्टी नहीं चाहिए सर, छुट्टी नहीं सर, प्लीज सर, कल की तो सर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कल तो नहीं होनी चाहिए, कल तो बिल्कुल होनी चाहिए। आज सर बोल के घर पे जाना है नहीं सर, कहीं नहीं जाना। नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि कितने बच्चे आप में से कल ना गांव जा रहे हैं, मतलब कि कहीं अपने घर पे जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहा सर, आते जाते में एक दिन लग जाते हैं। शांति ना, अगर सर छुट्टी दोगे कल तो जाके आऊंगा, नहीं तो नहीं जाना। तुम्हारा गांव कहाँ पे? ये कर दो तुम्हें। अच्छा, ओके, 2 मिनट हो रहा है। अच्छा, शाम को चले जाना, शाम को जाए सर, वो तो शाम को चले जाना, कोई खराब छुट्टी नहीं ओके। नहीं, तुम तो ऐसे ही नहीं आते हो, तुम तो ऐसे ही तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी, तुम तो ऐसे ही करेंगे। आज क्लास नहीं, कल छुट्टी नहीं, नहीं, कोई बच्चे दूर से आते हैं तो उनकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनसे पूछ लेते हैं। हाँ हर्षित, नहीं छुट्टी नहीं रसी दो से कल क्लास तो सर 14 तारीख को जाना है। सर प्लीज सर, क्लास क्लास आपने बोला था वो नहीं और की नहीं कोई नहीं। हाँ सर, ओके, तो फिर क्लास है सर, क्लास मैसेज मत करना बाद में व्हाट्सएप भेजना ड्यू टू अनविल रीजन कैंसिल नहीं। हम मैसेज मानेंगे नहीं सर, हम मैसेज मानेंगे नहीं, हम आएंगे नहीं। ओके, ठीक है, आएंगे मैं। ओके, फिर क्लास है। नहीं, मैंने ये सोचा कि बच्चों से पूछेंगे कि ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं आ गया हूँ और बच्चे ही नहीं आए, ठीक है? ऐसा नहीं। ओके, तो वो पहले से है ना ऐसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे अक्सर करते हैं। बच्चे अक्सर करते हैं। लास्ट ईयर भी जैसे है ना बच्चे थे, उससे लास्ट ईयर बच्चे थे कि
है ना, होली के दिन और दिवाली के दिन क्लास लगाते हैं, कहते हैं हाँ सर आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, और फिर जिस दिन होता है उस दिन आते ही नहीं और मैं आ जाता हूँ फिर यहाँ पे। ठीक है, तो वो फिर आप अपना एक बार पहले से ही बता देना कि आप पक्का आओगे। हाँ सर पक्का। हाँ, पक्का? सर, पक्का। ठीक है, ओके, फिर तो क्लास लगेगी। हाँ, ठीक चल, तो ये समझ गए? यस सर। आ गया समझ में? याद रहेगा? ठीक है, तो चलिए अब ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी है ना हॉस्टल वालों का लंच टाइम होगा, अभी लंच टाइम होगा ना हाँ, हॉस्टल सर, वालों का? एक- हाँ ठीक है, ओके, तो आधे घंटे का ब्रेक वैसे ही हमेशा की तरह, फिर आधे घंटे के ब्रेक होने के बाद फिर अपन है ना रिडॉक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रिडॉक्स, पूरा आज ठीक है, रिडॉक्स पूरा, हाँ रिडॉक्स हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाँ, दो। हाँ सीटें आपको मिल गई होगी। हाँ, ठीक है, चलिए तो ब्रेक ले लो, और ऑनलाइन में जो बच्चे बैठे हैं वो भी ब्रेक ले लें, फिर आधे घंटे के बाद मिलते हैं, पढ़ाई करते हैं।